Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Indian Constitution. तो हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स अभी तक हमने आर्टिकल 35 तक कवर किया है। आगे हम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, तो देखो कि हमने कंटेंट क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे डीपीएसपी में, वो सबसे पहले देखो। उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो बैकग्राउंड है हमें पहले वो पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। तो व्हाट आर द डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट से क्या रिलेशन है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी डिफरेंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी एंड अमेंडमेंट क्या है, एंड क्रिटिसिज्म हम यहाँ पे देखेंगे। आपको अगर ब्रीफ क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वो देखो। तो क्या है, एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके बाद जुडिशरी है। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कंसिस्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर होते हैं। लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और लोकसभा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा तो लेजिस्लेचर में होते हैं। एंड जुडिशरी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो ये लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाती है उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने का रोल कौन प्ले करता है, ये जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। उसके बाद पार्लियामेंट का क्या काम है, यहाँ पे लेजिस्लेचर का क्या काम है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टू मेक लॉज टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, लॉज बनाना है, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से अकाउंटेबिलिटी है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जुडिशरी की, कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहता है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, सॉल्व करना जो है यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड सेकेंड जो है अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स जो है यहाँ पे सॉल्व करना उनकी यहाँ पे मेन ड्यूटी रहती है। उसके बाद देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज ऑल लॉज हैव टू बी कन्फर्म विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसमें हमने कवर किया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ एन सुप्रीम लॉ, लॉ ऑफ द लैंड है। यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे लॉज बना रहे हो तो ये ध्यान रखते हुए आप लॉज बनाएंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे उसको वॉयलेट ना करें। तो वॉयलेट ना करते हुए आपने लॉ बनाना है यहाँ पे। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। At the present, there are 448 articles है and article in 25 parts, 12 schedule and 5 appendices है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे 101 अमेंडमेंट से यहाँ पे अमेंडमेंट बढ़ गए हैं। तो देखते हैं कि आगे की कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब डायरेक्टिव होते हैं, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन दिखाते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं एंड स्टेट पॉलिसी रहते हैं। ओके, स्टेट पॉलिसी। तो देखो these are the guidelines for or principles to be kept in the citation while framing the laws and policies। तो क्या है, these are the guidelines and the principles to be kept in citation while framing laws। तो आप क्या बना रहे हो, लॉज फ्रेम कर रहे हो, तो आपको ये जो प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी में वो आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड पॉलिसी जो है
दैट इज दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है ये डीपीएसपी? लेजिस्लेचर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एंड किसको दे रहा है? एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ओके, ये समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? द आइडिया हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम। आइडिया कहाँ से बोरो किया है? जब जो फ्रेमर्स थे यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कहाँ से बोरो किया ये जो डीपीएसपी का जो आइडिया है, कहाँ से बोरो किया? तो ये जो बोरो किया है, आयरलैंड से बोरो किया है। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है गया है ये जो है, which had copied it from Spanish constitution। and जो आइडिया है वो बोरो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, एंड कॉपी किससे किया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे किया गया है। उसके बाद जो है डीपीएसपी इनमरेटेड इन पार्ट 4। क्या है? पार्ट 4। ऑब्वियसली, क्योंकि पार्ट 3 में अभी हमने कवर किया है, क्या है? फंडामेंटल राइट्स हुए हैं, ओके, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। उसके बाद जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल एज अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, कि जो डीपीएसपी है नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोवेल फीचर्स है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे बोला है। ओके, आगे देखो। डीपीएसपी अलॉन्ग विद दी फंडामेंटल राइट्स कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स अगर हमें यहाँ पे बोले तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिलोसफी। फंडामेंटल राइट्स कंटेन द डीपीएसपी अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसेबल है, वैसे डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। इन द नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर द वॉयलेशन। अगर कौन सा भी डीपीएसपी, आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल्स, उस जो आर्टिकल है कौन सा भी यहाँ पे वॉयलेट हुआ तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप यहाँ पे इन्फोर्स करा दीजिए, नहीं। वो एक प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है लॉ मेकर्स के लिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए, कि वो एग्जीक्यूट करते समय एंड जो लॉ बनाते समय वो क्या करे, यहाँ पे ध्यान में रखे। दे प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, दैट इज दे सीक टू इस्टेब्लिश द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्ट इन द इकोनॉमी। ओके, तो ये किसके लिए किया गया है? ये मेन पर्पस क्या है? प्रमोट किसको करना है? यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना है, दैट इज सीक टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस इन द कंट्री में, यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो देखो डिफरेंस क्या है, बेसिक कंपैरिजन देखो। मीनिंग, फंडामेंटल राइट का मीनिंग क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर इसेंशियल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? इसेंशियल राइट्स है, ये याद रखना है। एंड डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। Directive principles are the guidelines which are referred while the formulating policies and the laws of the countries। क्या बोला है कि DPSP are the guidelines है, principles है to formulating the policies and laws। तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स है, लॉ मेकर्स है, उनको गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल है कि ऐसे लॉ बनाओ। ओके, उसके बाद डिफाइंड क्या बोला है यहाँ पे? डिफाइंड कहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स? इन पार्ट 3। पार्ट 4 में डीपीएसपी है। नेचर निगेटिव है एंड नेचर यहाँ पे पॉजिटिव है। इन्फोर्सेबिलिटी जो है, यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, डीपीएसपी को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। इट इज़ डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की इस्टेब्लिशेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती है। एंड हमने यहाँ पे जो डीपीएसपी क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? क्योंकि हमारे जो सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी राइट जो है यहाँ पे डेवलप हो जाए और यहाँ पे प्रमोट हो जाए। लेजिस्लेशन का पार्ट जो है यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेजिस्लेशन पहले परमिशन दे, एक्ट बने, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स का। आपका अगर राइट वॉयलेट हुआ है, एज सुन एज राइट वॉयलेटेड यू कैन गो फॉर दी योर राइट, तो आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। रिक्वायर्ड
फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी के जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स। आपको याद करने में बहुत इजी जाएगा ये जो पॉइंट है। आपको कैसे यहाँ पे आर्टिकल शो है यहाँ पे याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को याद रखते हुए आर्टिकल 38, 39 ब्लर दिख रहा है लेकिन देखो यहाँ पे लिखती हूँ 38, 39 अब दिख रहे हैं आपको 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। फिर से बताती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47 जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर आएंगी। इसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। लिबरल प्रिंसिपल जो है यहाँ पे, लिबरल प्रिंसिपल भी ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, तो लिबरल प्रिंसिपल का लिख लेती हूँ यहाँ पे 44, 45, उसके बाद 48, 48A, 49, 50 एंड 51 है। ओके, आप याद रख लीजिए, ये जो है चार्ट से याद रखो तो ही आपको क्या है यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। ओके, चलो देखते हैं कि क्या है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 38। तो सबसे पहले जो है डायरेक्टली सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 पे गए हैं। तो आर्टिकल 38, तो सबसे पहले मैं आर्टिकल 36 के बारे में बताती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 38 में जाएंगे। तो सोशलिस्ट में जो है यहाँ पे आर्टिकल 38 जो यहाँ पे है 37, 36 में क्या बोला है, सिंपल इतना है। जो डेफिनेशन है यहाँ पे, डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन क्या बोला है इन पार्ट 4, जो पार्ट 4 बात कर रहा है ना यहाँ पे, पार्ट 4 डीपीएसपी का, unless the context otherwise requires the state has the same meaning in the part of 3। पार्ट 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है सेम एज दी, वही यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन में लेना है। ओके, तो देखो नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, आप भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे आर्टिकल। ओके, तो आर्टिकल 36 में क्या बोला है, डेफिनेशन बोला है कि जो सेम मीनिंग है स्टेट की, हमने आर्टिकल 3 में यहाँ पे सॉरी पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 बोला ना उसमें पढ़ा है, सेम यहाँ पे मीनिंग होगा। एंड आर्टिकल 37 का जो यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल होगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, फर्स्ट पॉइंट। नेवरथलेस दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे आर एक्सपेक्टेड टू गाइड द स्टेट एंड द गुड गवर्नेंस। ये जो है प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस में हेल्प करेगा। It shall be duty of the state to apply this principle in law making। तो स्टेट की ड्यूटी है यहाँ पे कि वो लॉ मेकिंग में अप्लाई करे। ओके, आई होप आपको आर्टिकल 36, 37 समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 38 जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर आता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 जो है यहाँ पे टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर। तो आर्टिकल 38 क्या बात कर रहा है कि प्रमोट करना है यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय यूज जस्ट बाय जस्टिस, दैट इज द सोशल इकोनॉमिक। ओके, तो यहाँ पे तो प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर को सिक्योर करके, यहाँ पे परमिटेड बाय जस्टिस, दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस परमिट किया गया है। एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज़ में। उसके बाद 39 में क्या बोला है, टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। तो यहाँ पे 39 में क्या बोला है कि क्या करना है यहाँ पे, द राइट टू सिक्योर करना है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ
यहाँ पे क्या सिक्योर करना है, सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट को फॉलो करना है। कौन से यहाँ पे फॉलो करना है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। एवरी सिटीजन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, एडिक्वेट क्या मिलना चाहिए, लाइवलीहुड मिलना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। ओके, तो आगे देखेंगे हम जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल करना है रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे प्रिवेंट करना है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है आपको। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है यहाँ पे आपको, यहाँ पे लेबर लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉज में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन के लिए देना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 39। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएंगे, आर्टिकल यहाँ पे 39A, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड द फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, एंड फ्री लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, जो एड किया है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है यहाँ पे ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। और उसके बाद है आर्टिकल 41, यहाँ पे जो है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, क्या सिक्योर करना है, राइट टू वर्क सिक्योर करना है, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिजेबलमेंट। तो यहाँ पे इतना ही बोला है कि स्टेट शैल मेक द प्रोविजन, बनाना है स्टेट को किसके रिलेटेड बनाना है, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे इन केसेस ऑफ, अगर ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिजेबलमेंट पर्सन है, तो इनको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे राइट टू वर्क एंड एजुकेशन यहाँ पे उनको अवेलेबल करा देना है। स्टेट शैल मेक दी इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क करेंगे, वो एजुकेशन करेंगे एंड पब्लिक असिस्टेंस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 42 देखो, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये भी लेबर लॉ में आएगा। 42, 39 तो यहाँ पे ये भी आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस आपको बनाना है यहाँ पे, फॉर वर्क के लिए जो कंडीशन है यहाँ पे वो बनाना है। ओके, एंड मैटरनिटी रिलीफ के लिए। उसके बाद आर्टिकल 43 जो है यहाँ पे, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। क्या बोला है कि 43 में बोला है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, लिविंग वेज सिक्योर करना है, डिसेंट स्टैंडर्ड सिक्योर करना है ऑफ द लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वर्कर्स के लिए देना है। आर्टिकल 43A बात कर रहा है टू टेक अ स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। क्या करना है कि टू स्टेप, टेक अ स्टेप, क्या करना है, टेक अ स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट में स्टेप ऑफ सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करा दीजिए 43A में। उसके बाद है आर्टिकल 47, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन का लेवल जो है आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए एंड स्टैंडर्ड ऑफ लेवल भी यहाँ पे बढ़ा दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल क्या है। गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहला जो है आर्टिकल 40 आएगा। आर्टिकल 40 क्या बात कर रहा है, क्या करना है आर्टिकल 40 को, organize the village level panchayat and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as unit of self government। ओके, आपको समझ आया। आर्टिकल 42 जो है यहाँ पे, सॉरी 40, तो क्या करना है, ऑर्गेनाइज विलेज लेवल पंचायत यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है एंड नेसेसरी पावर्स देने हैं उस अथॉरिटी को यहाँ पे टू फंक्शन सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन करने के लिए। उसके बाद है 43 में बोला है टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्रीज को, क्या करना है यहाँ पे प्रमोट करना है। एंड उसके बाद जो है कोऑपरेटिव बेसिस इन द रूरल को कोऑपरेटिव बेसिस यहाँ पे देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आर्टिकल 43B।
43B जो है टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 46 में बात हो रही है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एंड द एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि क्या करना है, प्रमोट करना है किसको, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस को यहाँ पे प्रमोट करना है। आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ। जो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स है इंजूरियस है हेल्थ के लिए, आपको यहाँ पे प्रोहिबिट करना है 47 में। आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द slaughter of cows and other milch and rot cattle and improve their breeds। 48 में यहाँ पे स्लॉटर को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि लिबरल प्रिंसिपल क्या है 44 में, टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी मैंने बताया था कि जो सिविल कोड है यूसीसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में अभी लागू हुआ है। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, चाइल्डहुड केयर देना है, एजुकेशन देना है अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल 48 जो है टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पे, एनिमल हस्बेंड्री एंड क्या करना है यहाँ पे, एग्रीकल्चर करना है। उसके बाद देखो 48 ये जो है टू प्रोटेक्ट, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है टू एनवायरमेंट एंड दी सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। इंस्टीट्यूटेड बाय यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से इंस्टीट्यूट किया गया है, जो आर्टिकल 48A जो है यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी अ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, समझ आया होगा आपको। आर्टिकल 50 टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ओके, द to promote international peace and security and maintain just and honorable relation between the nations। ओके, आपको ट्रिक रिमेंबर करने के लिए जो ट्रिक है यहाँ पे देखो, वी लाइक टू प्ले विद दी मदर्स चीप पीसी। तो क्या है, ऐसे याद रखना है कि वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी से हमें क्या करना है यहाँ पे प्ले करने में मज़ा आता है। ओके, तो वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीफ पीसी, तो वी से क्या आएगा, WE 38 39 39A, L से P से पंचायत 40 में आएगा, और उसके बाद विथ जो W है राइट टू वर्क 41, M जो है मदर से मैटरनिटी रिलीफ 42, उसके बाद C कॉटेज इंडस्ट्री 43, P जो है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 43A, C जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 43B। ओके, उसके बाद देखो ट्रिक जो है, वन मोर ट्रिक, यूसीसी को याद रखना है, यूसीसी याद रहता है 44 समान है, यहाँ पे समान तो 4 समान है। उसके बाद यूसीपी, द यूनिवर्सिटी केयर्स अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो यूसीपी। ओके, यूसीपी यूसीसी एंड उसके बाद चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST 44 45 46। उसके बाद इंटॉक्सिकेंट फॉर काउज एंड वाइल्ड लाइफ आर नॉट on national importance, the executive said it internationally, ICWNEI, आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद अमेंडमेंट देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर किया है, फिर भी देखो 42nd अमेंडमेंट 1976 मेड 4 चेंजेस इन द DPSP, आर्टिकल 39 39A 43A 48। उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 38, 86th अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A, 97th अमेंडमेंट 2011 आर्टिकल 43B। क्रिटिसिज्म क्या है, नॉट एनफोर्सेबल है, इलॉजिकल अरेंजमेंट है, नाइदर प्रैक्टिसेबल नॉ साउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। तो ये जो DPSP का पार्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।